हम लोगों ने पीछे एक टॉपिक डिस्कस करा था, संयोग विरुद्ध आहार का। आपको याद है अमोल जी, चंचल जी? यस सर। जी सर। यस सर। आज हम अभी उसी को ले रहे हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं, जो दोष हैं, यदि वो उनको बाहर ना निकालें तो वो आहार संयोग विरुद्ध आहार कहा जाता है। समझ आया? मान लीजिए नहीं हमने, सर, आप वापस रिपीट कीजिए। हाँ, जो भी आहार हम खाते हैं, यदि त्रिदोष उसे उभाड़ कर निकालते नहीं है तो वो आहार संयोग विरुद्ध आहार कहलाएगा। मान लीजिए आपने आम खाया, आपके शरीर में मिठास बढ़ गई, और उस मिठास को यूरिन के माध्यम से, जो एक्स्ट्रा मिठास है, जितनी बॉडी को जरूरत है बॉडी ने रख लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिठास है उसको यूरिन ने, बॉडी ने यूरिन और पसीने के माध्यम से बाहर निकाल दिया, तब तो वो सामान्य आहार कहलाएगा। यदि वो मिठास किसी वजह से आपके शरीर में रुक जाती है तो वो संयोग विरुद्ध आहार कहलाएगा। क्लियर? जैसे मूली के साथ दूध पीना गैस बनाता है, पर वो गैस आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। उदाहरण, आप पहले अमरूद खाओ, अमरूद गैस खारिज करता है, उसके ऊपर से केला खा लो, केला गैस बांधता है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे अपेंडिक्स के साइड पे आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स ये अपने आप ठीक हो जाता है। बस यूरिन वाली चीजें ले लेना। ठीक है? अब समझ आया संयोग विरुद्ध आहार क्या है? जी सर। यस सर। इसके बहुत सारे भेद होते हैं जो हमने पढ़े थे, जैसे देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, सातम्य विरुद्ध, दोष विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, परिहार विरुद्ध, उपचार विरुद्ध, पाक विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, विविध विरुद्ध, और भी इसके कई अन्य प्रकार हैं जिसको आप इस नजरिए से देख सकते हैं। जैसे किसी की उम्र क्या है, भोजन की मात्रा क्या है, भोजन का प्रकार क्या है, ठंडा पहले खाया, गर्म पहले खाया, इस तरीके से इसको देखा जाएगा। क्लियर? यस सर। अब हम जब भी विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो उससे हमें विकार उत्पन्न होंगे, प्रॉब्लम्स बनेंगी। बताइए। यस सर। यस सर। यस सर यस यस। बिल्कुल। तो आयुर्वेद कहता है कि जो प्रॉब्लम बने उसे आप वमन, विरेचन और बस्ती क्रिया द्वारा शरीर से निकालते रहें, जिसे शोधन प्रक्रिया बोलते हैं। और उन आहारों का, जो हमने गलत आहार खाया था, उनका जो विरोधी आहार है वो हमें लेना चाहिए। पहले हमने संयोग विरुद्ध आहार खाया, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, आपने अमरूद खाया और फिर केला खा लिया, उससे गैस बन गई। अब आपने क्या करा, वो एकदम से तो खुलेगा नहीं आपका पेट। आपने क्या करना है, उसका विरुद्ध आहार खाना है जो केले को या अमरूद को पचा सके। ऐसा करने से आपका मोशन खुल जाएगा। अब पहले किसको पचाओगे, अमरूद को पचाओगे या केले को पचाओगे? पहले सर केले को बचाएंगे। चंचल जी, आप क्या कहते हो? सर मैं कहूंगी कसेला पित्त को पचाएंगे पहले। नहीं, कसेला नहीं, आपके पास अमरूद है और केला है, आप हाँ उसमें से सर, अमरूद को पचाएंगे, अमरूद हार्ड। क्यों? सर वो हैवीनेस है ना वो। अच्छा, अमोल जी, आप केले को क्यों बचाएंगे? वो लाइट है इसलिए पहला केला पचेगा। नहीं, आपने बोला सही है लेकिन तरीका गलत है। देखिए, आपने अमरूद को पहले खाया, अमरूद पाचन में जा चुका है, केला उसके पीछे पीछे गया और केले ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो पहले केले को पचाया जाएगा, केले का एंटीडोट लिया जाएगा। जब केला पच जाएगा तो अमरूद का पाचन तो अपने आप ही हो जाएगा।
और अगर आपने अमरूद को पचाया तो ऐसी अवस्था में केला अपच पैदा कर देगा और बहुत गंदी वाली गैस बनाएगा। ठीक है चंचल जी। नहीं सर, इसलिए 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 तो हम अगर यस सर। उल्टा किए, पहला केला खाया और फिर अमरूद खाए तो। पहले अगर आप केला खाएंगे और फिर अमरूद खाएंगे तो फिर आप अमरूद को पचाएंगे, यानी जो आपने अंतिम चीज खाई है पहले उसे पचाया जाएगा। बट केला तो पहले पच देखो वो तो पचने में अपने आप गया हुआ है ना, पाचन में है ही वो तो शरीर के। जाएगा वो। जो चीज मशीन के हाँ अंदर है आप उसे नहीं हाँ, छेड़ सकते, वो तो अपने आप पचेगा। तो वो उसे पहले नहीं छेड़ पच सकते, जाएगा। लेकिन जो उसके पीछे गई है उसको तो बदल हाँ सकते हो ना। अमोल जी देखो, जी, मैं समझा नहीं मीन्स, लेकिन नहीं केला ऐसा, तो पचने में पच ही गया है, तो देखिए फिर अमरूद तो जो भी चीज अवरोध आप कैसे खाते हैं करेगा? उसे पचने में 2 घंटे से लेके और 4-5 दिन तक मिनिमम लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं हमने पेट में खाना खा, हमने खाना खाया, दो जी घंटे में वो आंतों में चला गया और अगले दिन मल में निकल गया, ऐसा नहीं होता। ये तो उसका स्थूल रूप है जो अगले दिन मल के रूप में निकल गया, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि खाना पचने में अधिकतम मिनिमम 40 दिन लगते हैं। यानी आपने जो केला खाया वो पहले आपका मांस बनेगा, ये बनेगा, रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर अस्थि बनेगा, अंतिम अवस्था में वो शुक्र बनेगा, और हर अवस्था में वो किसी न किसी वेस्टेज के रूप में बाहर निकल रहा है। क्लियर। अब यस हम सर, यहाँ पे यस। सिर्फ पाचन की बात करें, तो जब हमने पहले केला खाया तो केला तो पाचन में जा चुका है, आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। जी लेकिन जो चीज पीछे आई है ब्लॉक वो कर रही है, तो पहले ब्लॉकेज को हटाओगे या आगे से उसको खोलोगे। जी जी हाँ। अगर आप उसे आगे से खोलोगे तो दोनों चीजें मिलके वो फिर से शक्ति प्रदर्शन करेंगी, वो दर्द पैदा करेंगी, वायु बनाएंगी। लेकिन अगर आपने केले को कमजोर कर दिया उसका एंटीडोट खा के, तो ऐसी अवस्था में केला न्यूट्रल हो जाएगा और केवल अमरूद बचेगा, तो अमरूद का तो पाचन चल ही रहा है। जी जी ठीक है, तो ऐसे में, जी, तो उसका एंटीडोट क्या आपने कहा? हाँ जी, उसका एंटीडोट क्या कहा आपने फिर? देखो अगर आप अमरूद खा रहे हैं तो अमरूद का एंटीडोट काला नमक होता है, जी और अन्य प्रकार के फल होते हैं जो भी उसके जब हम वो करेंगे आगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। और केले का एंटीडोट जो है हरी इलायची है। बट सर, कोई भी फल के ऊपर नमक नहीं खाते हैं बोलते हैं, या नहीं, उसके फल कुछ के कुछ साथ नमक अवस्थाओं नहीं में, खाते हैं? कुछ अवस्थाओं में खाए जा सकते हैं। जी अच्छा ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप पहले वमन विरेचन कर लीजिए। वमन विरेचन का मतलब ये हुआ कि आपने उल्टी कर दी, तो जो भी पेट में सामान था वो सब बाहर निकल गया। उसके जी बाद उसी चीज को पचाने के लिए आपने हल्की चीज खा ली कोई, उसका एंटीडोट ले लिया, तो वो फिर शरीर में आराम से पच जाएगा और दूसरी चीज परेशान नहीं करेगी। ठीक है। जी जो हमारा विरुद्ध आहार है, यदि हम नियमित रूप से उसका थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहते हैं तो शरीर उसके प्रति इम्यून हो जाता है। जैसे जो व्यक्ति रात को देर तक जागते हैं, 12 बजे 1 बजे तक, आप देखिए उनको 12-1 बजे से पहले नींद ही नहीं आएगी। दूसरी चीज, जैसे आपकी बॉडी का मोशन पास करने का एक टाइम है, सुबह उठते हैं आप तो 8 बजे मोशन आता है, तो 7:30 से 8 के बीच में ही आपको मोशन आएगा, वो 6 बजे या 10 बजे नहीं आएगा। ये हमारी बॉडी साइकिल कहलाती है। ठीक है। और जब हम जी इसको धीरे धीरे बदलना चाहें तो ये बदल सकती है। मान लीजिए मैं पहले सुबह 7 बजे उठता था, मोशन आता था मुझे 7:30 बजे, अब मैं इस टाइम को बदलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। अब अगर मैं कुछ नहीं करता तब भी मुझे 7:30 बजे मोशन आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ तो मुझे वो प्रयास सुबह ना करके रात को करने होंगे। तो अपनी डाइट में परिवर्तन मैं रात में लाऊंगा, ताकि सुबह जब मैं सो के उठूं तो मोशन मेरा आधे घंटे के मार्जिन पे यानी 6:30 बजे तक आ जाए। क्लियर। यस सर। इसके लिए हमें ये जानना पड़ता है कि क्या चीज खानी है, क्यों खानी है, कैसे खानी है, लेकिन जो भी खानी है वो लगभग 12 घंटे पूर्व खानी है। जी बोलिए मुझे। बट ये जो नेचर साइकिल है,
उससे हाँ ये क्रॉस हो जाएगा ना? जी। और कुछ परिणाम हो सकते हैं, दूसरे नहीं, परिणाम? इनके कोई वैसे परिणाम नहीं होते, इनके जो भी परिणाम होंगे वो बहुत दीर्घकाल में होते हैं, तो ये किसी को पता भी नहीं चलते कि बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। जब आपको इस चीज का ज्ञान हो जाता है तो भविष्य में आप इन चीजों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी। ठीक है। यस सर। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जिसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो यदि वो व्यक्ति बेमेल आहार खा भी लेगा तो उसका शरीर उसे पचाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि वो स्वस्थ है। अब यस आपने सर। सुना होगा कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो जरा सा कुछ खाऊं मुझे दिक्कत हो जाती है, मेरा फला फला दोस्त है वो अंट शंट कुछ भी खाता रहता है, उसे तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे बहुत व्यक्ति बोलते हैं, और हम भी कई बार ऐसे शब्दों का चयन करते हैं। ऐसा देखा सुना है। यस सर। तो वहां पर यह माना जाता है कि वो व्यक्ति हमारी तुलना में स्वस्थ है, इसलिए उसको किसी तरीके की समस्या नहीं आ रही। ध्यान रखिए, आयुर्वेद पे उंगली करके आक्षेप करके कुछ नहीं मिलने वाला। आयुर्वेद के जो नियम है वो फिक्स हैं। ये व्यक्ति की प्रकृति, उसकी स्थिति, उसके कार्य, उसकी जो नियमित वो होती है, उसके जो पैटर्न्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर वो इस तरीके से नियमित आहार, रेगुलर अनियमित आहार रेगुलर पोजीशन में खाएगा तो वो भी बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। नेचर साइकिल स्लो एंड स्टडी काम करती ही करती है, चाहे वो अच्छे रूप में करे चाहे वो बुरे रूप में करे। क्लियर। यस सर। सर बट एक चीज है कि अभी आयुर्वेद में या उसमें नॉनवेज खाना अलाउड है। अमोल जी आपकी आवाज चली गई। अमोल जी आपकी आवाज चली गई थी बीच में, नॉनवेज खाना। जी। जैसे अभी आयुर्वेद में तो नॉनवेज इतना प्रोत्साहन नहीं देते नॉनवेज खाने में, लेकिन कुछ लोग यानी बहुत सारे लोग हैं नॉनवेज खाते हैं, तंदुरुस्त है और दीर्घकाल भी जीते हैं। देखिए, आयुर्वेद दो हिस्सों में बटा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक विशुद्ध आयुर्वेद है जो वनस्पति पे निर्भर करता है, और दूसरा आयुर्वेद है जिसके अंदर मिनरल्स, जीव और वनस्पति तीनों इंक्लूडेड हैं। आयुर्वेद में पूर्ण विधान है मांस को कब कैसे कितना पका के खाया जाए। आयुर्वेद ने कभी भी मांस को खाने के लिए मना नहीं किया। ये लोगों की अपनी मान्यता है कि आयुर्वेद हिंदू संस्कृति पे डिपेंड है, तो इसमें मांस को खाना मना किया गया है। इसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है कि मांस को कौन व्यक्ति खाएगा, कब खाएगा, कैसे खाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रखा है कि औषधि के रूप में तो आप मांस खा सकते हैं, पर बेवजह किसी निरह प्राणी को मारना नहीं चाहिए। ये भी आयुर्वेद का ही सिद्धांत है। ठीक है। जी सर। तो आयुर्वेद और अध्यात्म ये अलग, पूरे अलग अलग है? हाँ, ये पूरी तरह से अलग अलग है। अध्यात्म यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेद एक मेडिसिनल टेक्निक जो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के बारे में आपको सिखाती है, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे चलाना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है और उसे कैसे मेंटेन करना है, ये सब कुछ आयुर्वेद में वर्णित है। जी सर। हाँ जी। आपके पैदा होने से लेके मृत्यु पर्यंत तक क्या क्या कर्म होते हैं, कैसे करने चाहिए, कैसे आप स्वास्थ्य को समझ सकते हैं, और कैसे एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, ए टू जेड सारी बातें आयुर्वेद में आती है। आपके पैदा होने से लेके मरने तक सब कुछ है इसके अंदर। जी इसीलिए सर। हमने बोला था कि आयुर्वेद विज्ञान नहीं है, महाविज्ञान है, जीवन जीने का विज्ञान है। यस सर। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो अपथ्य भोजन होता है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए, और हम खा खा के अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, और हमें उसे छोड़ना है, तो उसे कभी भी एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए।
जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हैं और आपने कहा आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो आपके शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे। इन रोगों को होने से नहीं रोका जा सकता। अब अगर छोड़ना है तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले उसे आधा आधा करके छोड़ें। जैसे आप सुबह दिन में 4 चाय पीते हैं, अब आपको चाय छोड़नी है तो पहले 2 चाय पे आ जाए, फिर 1 चाय पे आ जाए, फिर चाय को आधा कर दीजिए, फिर चाय को चौथाई कर दीजिए और इस तरीके से चाय छोड़िए। लगभग इस प्रोसेस में मिनिमम 40 दिन का समय और अधिकतम 120 दिन का समय, 4 महीने का समय लगना चाहिए। इस तरीके से छोड़ी गई वस्तु आपके शरीर में रोग पैदा नहीं करती। यस ठीक सर। है। आपने सुना यस होगा सर। जब भी एक चंद्रायन व्रत होता है, चंद्रायन व्रत में पहले दिन भरपेट भोजन किया जाता है, दूसरे दिन उसे और कम किया जाता है, तीसरे दिन और कम किया जाता है, चौथे दिन और कम किया जाता है, 5वें दिन बंद कर दिया जाता है, छठे दिन शुरू किया जाता है जो हमने चौथे दिन लिया था, 7वें दिन जो हमने तीसरे दिन लिया था, 8वें दिन जो हमने दूसरे दिन लिया था और 9वें दिन जो हमने पहले दिन लिया था। ऐसे ही चंद्रमा की कलाओं के साथ भी किया जाता है। तो चंद्रायन व्रत कहलाते हैं। ऐसे व्रतों में धीरे धीरे भोजन छोड़े जाते हैं, वो आधी आधी या चौथाई चौथाई करके संख्या में छोड़े जाते हैं। उसी हिसाब से उपवास रखे जाते हैं और शरीर को पूरी तरह से रोग मुक्त करने की ताकत होती है और ये नुकसान नहीं करते। ठीक है। यस सर। यदि आप अचानक से पदार्थों को छोड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तो ऐसी अवस्था में रोग उत्पन्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जो जो आप धीरे धीरे छोड़ते हैं उससे वात पित्त कफ बैलेंस बने रहते हैं। इस वजह से शरीर बीमार नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, शरीर में वात पित्त कफ हमेशा रहने वाले हैं, उनको किसी भी तरीके से शरीर से निकाला नहीं जा सकता। शरीर उनका स्वभाव है और वो शरीर को दूषित करेंगे ही करेंगे, आप उनसे बच नहीं सकते। इसलिए अपने पथ्य को जानें, उनमें बैलेंस करें ताकि त्रिदोष आपको बीमार करने के स्थान पर शक्ति देने का काम करे। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि जो दैनिक नियम है उनका पालन करना चाहिए। यदि पालन करने में कहीं चूक होती है और व्यक्ति रोगी होता है तो उसे बताए गए उपायों से अपने रोग को खत्म करना चाहिए, आयुर्वेदिक नियमों से। ऐसा करने से शरीर कुछ समय में स्वस्थ हो जाता है, लंबे समय में बीमारियां नहीं लगती। क्लियर। यस सर। आप लोगों ने देखा होगा आजकल लगभग 10 में से 7 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आप बात करेंगे तो हर 10 लोगों में 7 लोग आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाले मिलेंगे। मैंने आपको जांच का तरीका भी बताया था कि उंगली देख के आप कैसे जांच करेंगे, बताया था, याद है? यस सर। ट्राई करा आपने किसी पे? सर ने ट्राई नहीं करा, अपनी पे मेरी भी कमजोर है। अच्छा, ट्राई करिए चंचल जी, इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अमोल जी आपने ट्राई करा? जी सर, याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा। आ, मैंने ये बताया था, दोनों जो हड्डियां होती हैं उंगली के बीच में, उन हड्डियों के बीच की यस अवस्था को यस पकड़ के आप अनुमान लगा यस। सकते हैं। हाँ, याद आ गया। हाँ ठीक है। जी। आज की डेट में लगभग 10 में से 7 व्यक्तियों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। यदि ऐसे व्यक्ति चबाकर खाना खाएं, पानी पीते हुए खाना खाएं, खाने के बाद पानी ना पिएं और सोने के नियमों का पालन करें तो 1.5 साल में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी की जा सकती है। बताया था सर ये। रिपीट कर। सर क्या? खाना चबा के खाएं, खाने के दौरान डकार आनी चाहिए यस और सर। पानी के सेवन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो 1.5 साल के अंदर अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। इसमें कोई दवाई तो नहीं है?
नहीं सर, आपने रूखा खाना खा रहे हो तो यही बोला था कि आधा थोड़ा सा पानी, 100 ग्राम 150 ग्राम बिल्कुल पानी लेके बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है कि जिन व्यक्तियों ने इन रूल्स को फॉलो किया है उनका विटामिन डी पूरा हुआ है। और नहीं तो ये बता दीजिए कोई एक व्यक्ति जो दवाई खा रहा हो और उसका विटामिन डी पूरा हो गया हो। सर नहीं हुआ, मेरी बेटी को मैं कम से कम 3-4 साल से खिला रही हूँ विटामिन डी की, बहुत सारी मल्टीविटामिन। जी। अब खाना खाने का नहीं हुआ तरीका बता दीजिए और साल 1.5 साल बाद देख लीजिएगा, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। सर। एक्चुअली बच्चे नहीं मानते ना, बाहर का जंक फूड भी खाते हैं और जंक फूड खाने दो। जो देखिए चंचल जी, जंक फूड खाने से कुछ नहीं होता। मेन बात है उस फूड को पचाना। यदि पच गया तो हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि खाने से हड्डियां भी तो बन रही हैं। ये सर। तो इसलिए खाने पे ये मत फोकस करो कि वो क्या खा रहा है, ये देखो वो कैसे खा रहा है, ये देखो वो किस मौसम में क्या खा रहा है, समस्याएं खत्म होंगी। सर ठीक है। अब इस मौसम ये सर। सर इस मौसम में जो विटामिन डी को आम खाएंगे। हाँ जी। विटामिन डी अमोल तो जी कुछ। मोस्टली हेलो जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। विटामिन बोलिए डी अमोल जी। तो सनलाइट से ही मिलती, विटामिन डी तो सनलाइट से ही मिलती है। देखिए फॉरेनर्स अगर आप देखोगे तो सूरज में ही कपड़े उतार के पड़े रहते हैं। अगर विटामिन डी पूरा हो रहा होता तो आज किसी भी व्यक्ति को विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। हम सभी भारतीय तो खासकर धूप में रहते हैं, तो हमारे अंदर कमी क्यों आ रही है? ये मिथ है तो ये कि मिथ है क्या? हाँ जी, ये सर मिथ है। ये सर मैं तो पूरा दिन ही धूप में रहती हूँ सर्दियों में सर, तब भी मेरा विटामिन डी कम है। अब बताइए अमोल जी, ये क्या है? ये मिथ है तो ये कि धूप में रहने मिथ से है, ओके विटामिन डी मिलता है। सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। जी। जैसे आपने देखा होगा पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के कारण पत्ता भोजन बनाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में सूर्य किरणों के कारण एक प्रोसेसिंग होती है जो विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है। विटामिन डी नहीं बनाती वो। आपने सुना होगा दूध में कैल्शियम पाया जाता है, दूध में विटामिन डी पाया जाता है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए और देखिए कितना कैल्शियम कितना विटामिन डी पाया जाता है। वो इतना कम है कि दूध हमारे शरीर की पूर्ति ही नहीं कर सकता, पर एडवर्टाइजमेंट वालों ने कहा जी हमारे इसमें दूध है और दूध की शक्ति है। होता है नहीं होता? यस सर। हाँ जी। योग में एक शब्द बोला जाता है कि आप गहरी सांसें लीजिए। लोग क्या करते हैं, तेजी से सांस लेते हैं और पेट तक लेके जाते हैं और कहते हैं गहरी सांस ले रहे हैं। ये गहरी सांस नहीं होती, ये बलपूर्वक सांस होती है, जिसका योग में साफ साफ मना किया गया है। फिर भी लोगों को ये चीज नहीं समझ आती। यही है दृष्टिकोण जिससे हम प्राकृतिक जो प्रकृति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जब आप रिलैक्स होके सांस लेंगे आप देखेंगे आपकी सांस ऑटोमेटिकली लंबी गहरी हो गई है। उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। और आप बलपूर्वक लेंगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी, नाड़ी की धड़कन बढ़ेगी। लेकिन आप रिलैक्स होके सांस लेंगे तो वो डेप्थ में जाएगी और नाड़ी शांत रहेगी। ये प्रभाव होता है डीप ब्रीथ का। ऐसे ही हर चीज के दो पहलू हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जब तक आप कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करेंगे कोई भी चीज हमें बीमार होने से रोक नहीं सकती। और जब आप प्रकृति की शरण में आ जाते हैं तो वो इस चीज को बदलने की पूरी ताकत रखती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, वात पित्त यस सर। कफ आपके शरीर है, आपके शरीर के अंश हैं। आप उन्हें ये कहें बदल दें तो भूल जाइए, कभी नहीं बदलेंगे। आपको उनके साथ तालमेल बिठाना आना चाहिए। क्लियर? यस सर। दूसरी बात, ये हम सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार संस्कार, आपका दिमाग, ये सब चीजों पे काम करेगी। वात पित्त कफ सबको अपने अंदर समेटे हुए है। जो भी आप हैं, जो भी आपका व्यक्तित्व है, जो भी आपका अस्तित्व है, सब कुछ वात पित्त कफ अपने अंदर लपेटे हुए है। आपने उसको अगर डायग्नोज करना सीख लिया तो आप मन की भी व्याख्या कर सकते हैं, उसके भावों की भी व्याख्या कर सकते हैं, उसकी आत्मा की भी व्याख्या कर सकते हैं। और यदि आप इसे सिर्फ शरीर मानेंगे तो व्याख्याओं में गलती होने की संभावना बन सकती है। ठीक है। यस सर। त्रिदोष में आयुर्वेद के अनुसार ये माना गया है
कि शरीर को 3 आधार धारण करते हैं। जैसे मकान को बनाने के लिए नींव रखी जाती है, इसी तरीके से 3 चीजें हैं जो शरीर धारण करता है, या वात पित्त कफ जिसको धारण करते हैं, यानी उनका पूरा इफेक्ट वात पित्त कफ को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पहला है आहार। आहार 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ और दूसरा इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ। मुख द्वारा हम भोजन खाते हैं और इंद्रियों के द्वारा हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गुण को अनुभव करते हैं। ठीक है। यस सर। दूसरा है निद्रा। निद्रा 4 प्रकार की होती है, ये हमने निद्रा के सेक्शन में पढ़ लिया था। तंद्रा होती है, निद्रा होती है, सोने की पूर्व अवस्था होती है, तंद्रा की पूर्व अवस्था होती है और गहरी निद्रा होती है। निद्रा हमें समझनी होती है ताकि हम अपनी जो हमें बायो एनर्जी नेचर की तरफ से मिलती है उसको एनहेंस कर सके। और अगर हमें इसके बारे में नहीं भी पता तो सोते रहने से ये चीज कवर हो जाती है। और अंतिम चीज है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है, आपने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा कि हमारे बॉडी में 2 चीजें हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं, एक वाटर और दूसरा कूलेंट। जो कूलेंट शब्द मैं प्रयोग करता हूं वो ब्रह्मचर्य के लिए ही प्रयोग करता हूं, जो हमारे बेसिकली बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल से कुछ हद तक मापा जा सकता है। जैसे हम लोग रक्त की बात करते हैं आयुर्वेद में कि रक्त 7 अंजुल है। अब ये बात आप किसी को बोलोगे तो वो कहेगा जी मेरी बॉडी में तो रक्त पूरा है क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन 15 है। तो हीमोग्लोबिन ब्लड का एक कंटेंट है, ब्लड नहीं है। इसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन आपके कूलेंट का एक पार्ट है, कूलेंट नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। यस सर। ब्रह्मचर्य के उससे देखते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म के समान जीवन जीने की कला। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि सेक्स मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। अगर आप देखें तो हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो साधु महात्मा ऋषि हुए, ये सब अपनी पत्नी के साथ हैं। हमारे धर्म में कहीं पे भी इनको अलग नहीं दिखाया गया। लेकिन बिना वजह कामुक होना, बिना वजह अपने शरीर का नाश करना, इसका निषेध किया गया है। उसको ब्रह्मचर्या बोला गया कि आप एक ब्रह्म के समान यानी ईश्वर के समान, गुरु के समान अपने जीवन को आचार विचार व्यवहार के साथ जिए, वो ब्रह्मचर्य है। ठीक है। तो इसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम ब्रह्मचर्य के साथ सेक्स को जोड़ देते हैं, जो बहुत बड़ी गलत परिकल्पना है। ठीक है। यस सर। इन तीनों के प्रयोग से, आहार से, शयन से और ब्रह्मचर्य से, ये शरीर को जीवन भर बल देते हैं, कांति देते हैं, शरीर और मन की पुष्टि करते हैं। यदि गलत तरीके का आहार विहार किया जाता है, आप देखिए ये जो था वो सूक्ष्म रूप में था, और हम यदि गलत तरीके से आहार विहार करते हैं तो हमें इसमें कमियां मिलती हैं। किसमें? बल में, कांति में और पुष्टि में। यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है? क्लियर है सर। चंचल जी आपको क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहली चीज जो है वो है आहार। आहार हमारे शरीर को बल देता है। उसके बाद आता है निद्रा। निद्रा का अर्थ है सोना, पर ये सिर्फ सोना नहीं है, इसका अर्थ है सुख के साथ सोना, यानी निश्चिंत होकर सोना। तो जो कुछ क्षण की नींद होती है उस तरह का सोना। हाँ जी। तो जो आपने बताया था कुछ क्षणों तक नींद आती है, मतलब हाँ कुछ जी, 1 मिनट 2 मिनट उस तरह का अगर सोना। वो आप लंबा समय कर सकते हो तो उसको उस समय को लंबा कीजिए। नहीं तो आप 12 घंटे भी सो लेंगे तो उसको निद्रा नहीं बोला जाएगा। यस सर। ठीक है। जब सर हम जैसे दिन की नींद होती है ना, नैपिंग जो लेते हैं वो भी पूरे दिन की थकान दूर कर देता है। जी, अब निद्रा का बेस समझ लीजिए, बहुत बहुत तगड़ी बात है।
जब हम नींद को समझ जाते हैं तो नींद से हमें सुख, पुष्टि, बल, वृषता, वृषता का अर्थ होता है मैथुन करने की शक्ति, ज्ञान, बुद्धि और दीर्घ जीवन मिलता है। दोबारा रिपीट करता हूं, जब हम निद्रा को समझ जाते हैं, आप चाहे समझे या ना समझे, कुछ देर की निद्रा भी आपको ये देगी ही देगी, परंतु अगर आप समझ जाते हैं तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं सुख पाने के लिए, शरीर में पुष्टि के लिए, बल पाने के लिए, वृषता पाने के लिए, बुद्धि पाने के लिए, ज्ञान और दीर्घ जीवन के लिए नींद बेहद आवश्यक है। और ये भोजन की तुलना में बहुत सूक्ष्म होती है। तो भोजन जो था वो स्थूल था और ये सूक्ष्म है। यदि किसी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, भले ही आप 12 घंटे सोते हैं लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर को दुख, कृशता यानी कमजोरी, दुर्बलता और नपुंसकता शरीर में प्रकट होती है, अज्ञान आता है और व्यक्ति मृत्यु तुल्य जीवन को जीता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज समझानी है, उसको सुलाएं। यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान देना है तो उसको सुलाएं। ये है नींद का महत्व। इसीलिए हमने जो 13 वेग पढ़े थे, वहां पर नींद ना आने के जो उपाय बताए गए हैं उसको करना चाहिए। ऐसा करने से हृदय को बल मिलता है और व्यक्ति में भावनात्मक शक्ति का विकास होता है। यहां तक क्लियर है? चंचल जी, यस अमोल सर, जी, क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए। यस सर, क्लियर। हाँ, जब हम नींद को सही प्रकार से समझ नहीं पाते, तब हम नींद का अभाव करते हैं, या ये कह लीजिए कि हम नींद का दुरुपयोग करते हैं। हम कभी भी सो जाते हैं, जिसे असमय सोना, जरूरत से ज्यादा सोना या कम सोना। अगर हम इस प्रकार के जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन का सुख, जो हमने ऊपर बातें करी थी, सुख, पुष्टि, बल, वृषता इत्यादि, और हमारी आयु दोनों ही नष्ट होती है। इसलिए आयुर्वेद में असमय निद्रा को, इसको हम असमय निद्रा बोलते हैं, असमय निद्रा को काल रात्रि के समान माना गया है। यदि आपको सोने के पैटर्न्स नहीं पता तो सोना सीखिए, और सोने के बाद इतना आनंद आएगा, आप देखेंगे आपकी बॉडी सही तरीके से खाना खाने से और प्रॉपर नींद लेने से आपके शरीर में से 60 से 80% तक बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन लोगों को ये चीज समझाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर व्यक्ति की स्वयं की चेतना जाग जाए तो वो इस चीज को आसानी से समझ भी सकता है और कर भी सकता है। इसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। यह आपकी स्वयं की बुद्धि पर, जो कि नींद पर डिपेंड है, निर्भर करता है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब नींद आपके शरीर में वात, पित्त, कफ दोष को कैसे प्रभावित करती है? यदि आपकी नींद पूरी है तो आपके त्रिदोष बैलेंस रहेंगे। यदि आप ज्यादा सोते हैं तो कफ की अधिक वृद्धि होगी। यदि आप ज्यादा जागते हैं तो शरीर में पहले पित्त बढ़ेगा और फिर वात बढ़ जाएगा और मूल रूप से वात की वृद्धि होगी। दिन में सोएंगे तो शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है, और गर्मियों के दिनों में सोने का इसीलिए आयुर्वेद में वर्णन है कि इससे कफ बनता है। लेकिन सर्दियों में दिन में जगने का वर्णन बताया गया है। सोने का एक और प्रकार है जिसे हम बोलते हैं बैठे बैठे सोना या झपकी लेना। ये ना तो रुक्षता देगा ना ही कफ देगा। ये आपकी बॉडी को अलाइन करने के लिए संदिग्धता देता है। ठीक है, जिसे हम नैप बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपके लिए अच्छा रहता है।
सर कभी कभार तो खुद ही नींद आ जाती है, हम जो वो कुछ ज्यादा ही नींद- थके हुए होते तो। जी, वो नींद आप ले सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। अब मान लीजिए आप अभी लॉन्ग टूर से कहीं से आए हैं, भले ही आप रात को सो के चले, सुबह 10 बजे ट्रेन में बैठे और शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक आप ट्रेन में बैठे हैं, तो थकान होगी ही होगी। तो वहां पे आप घर आके 6 बजे सो सकते हैं, लेकिन फिर कोशिश कीजिए कि आप 9-10 बजे तक जाग जाएं, एक गिलास गर्म दूध पिए, पैरों पे तेल मालिश करें, सिर पे तेल लगाएं और फिर सो जाएं। नींद भी आराम से आएगी, अच्छी आएगी, और वात दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, और जो दर्द वगैरह पैदा हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, इनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखिए, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। ऐसे यस ही सर। जो जी आधार काल होता है, जो 6 महीने हैं, कौन से? गर्मियों के। अब गर्मियों के कौन से 6 महीने हैं, बताइए? सर मार्च, अप्रैल, मई, जून, नहीं सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आदान काल, विसर्ग काल, याद कीजिए। यस सर। 6 महीने गर्मी के, यस सर। तो जी वो सूर्य का। जी। जो आदान काल है, जब सूर्य प्रबल होता है, ये वो समय है जब आप नींद ले सकते हैं। मूल रूप से जो व्यक्ति कफ प्रकृति का है उसको केवल गर्मियों के दिनों में सोना चाहिए। जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का है उसे 4 महीने सोना चाहिए, और जो व्यक्ति वात प्रकृति का है उसे 6 महीना सोना चाहिए। सर दिन के टाइम की बात कर रहे हाँ जी। जब तेज सर्दियां आती हैं, तेज सर्दियां वो सर्दियां होती हैं जिसमें आप धूप ही नहीं निकलती, तो आपको ठंड ज्यादा लगती है। हैं। यस सर। जनवरी फरवरी में ही होता है ना, दिसंबर एंडिंग और जनवरी फरवरी की ठंड होती है ये। यस सर। जी सर। जिन व्यक्तियों में वात ज्यादा हो, ऐसे व्यक्ति को जनवरी की ठंड में दिन में सोना जरूर चाहिए। ऐसा करने से कफ बनता है और ठंड कंट्रोल होती है। ठीक है। यस सर। इसके अलावा अगर आप विसर्ग काल में सोएंगे तो वो आपके शरीर में दिक्कत पैदा करेगा ही करेगा, क्योंकि दिन में सोना कफ कारक होता है। आगे है ज्यादा बोलने से। अब बोलना किसी भी कारण से हो, जैसे टीचर या बेवजह, दोनों ही कारण इसमें काउंट होते हैं। अधिक बोलने से, सवारी करने से, रास्ते पे चलने से, शराब पीने से, सहवास करने से, क्रोध, शोक, भय, श्वास, हिचकी, अतिसार, वृद्ध, बालक, दुर्बल, क्षीण, विषप, प्यास और शूल रोग से पीड़ित, अजीर्ण रोगी, घायल व्यक्ति को, ऐसे सभी स्थितियों को दिन में सोने की अनुमति आयुर्वेद के द्वारा दी गई है। यानी जब भी व्यक्ति इनमें से किसी अवस्था में हो, तो वो व्यक्ति शरीर में वात को नष्ट करने और कफ को बनाने के लिए किसी भी मौसम में सो सकता है। उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। यस सर। जिन व्यक्तियों के शरीर में मेदा धातु बनती हो, मेदा धातु जानते हैं? बताइए, मेद धातु जानते हैं? सर प्लाज्मा। मसल्स। 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 और दूसरा हड्डी, मेद। देखिए, रस, रक्त, मांस, तो मांस में मेद नहीं आएगा। उसके बाद आता है रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा। जो मज्जा है उसको मेद बोला गया है। तो हड्डी से एक पहले यानी मांस, और हड्डी के एक बाद यानी मज्जा, इसको मेद धातु यानी हम मोटापे से जोड़कर देख सकते हैं। क्लियर? यस सर। सर यानी मेद कार्टिलेज। मेद बेसिकली आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनके लिए यूज किया जाता है, पर आयुर्वेद के अनुसार हड्डी के एक लेवल नीचे
अस्थि के एक लेवल नीचे और अस्थि के एक लेवल ऊपर, दोनों तरफ मेद होता है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में मेद धातु हो, ज्यादा हो, कफ दोष हो, जो व्यक्ति नियमित रूप से मीठा आहार प्रयोग में लाता हो, संदिग्ध आहार यूज करता हो, ऐसे व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। क्लियर? यस सर। जिस व्यक्ति को विष रोग यानी टॉक्सिसिटी हो, गले के रोग हो, पैर ठंडे रहते हो, ऐसे व्यक्ति को रात में भी नहीं सोना चाहिए। इन व्यक्तियों के लिए सोने का निषेध है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर जिसको पहले से कफ बन रहा है और वो व्यक्ति दिन में फिर सोएगा तो कफ बनेगा या कम होगा? बनेगा। इसलिए मना किया गया है। तो इनको बोला गया है कि पहले आप शोधन के द्वारा, औषधियों के द्वारा अपने शरीर को रोग मुक्त करें, उसके बाद निद्रा ले लें। यस सर। यस सर। ठीक। बिना समय पर सोने से, जब भी हम बेवजह सोते हैं तो सोकर जागने पर मोह, मोह जानते हैं क्या होता है? लगाव, ज्वर यानी बुखार, नमी, शरीर में नमी बढ़ जाती है, जुकाम, सिर में दर्द, सूजन, जी मिचलाना और रसवाही स्रोत जो शरीर के होते हैं उनमें रुकावट हो जाती है और अग्नि मंद होती है, जठराग्नि मंद हो जाती है। आज की डेट में अगर आप 10 व्यक्तियों से बात करेंगे तो 4 से 6 व्यक्तियों के सिर में दर्द मिलेगा। होता है? कॉमन नहीं है? यस सर। कॉमन। जी। 6 में से लगभग 8 लोगों को थायराइड रोग मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। जी सर। 10 में से लगभग 5 लोगों को डायबिटीज मिलेगी। सर एक्चुअली क्या तीनों ही तो कफ कफ पित्त कफ की वजह से रोग पैदा हो रही वात, है। सर कफ तीनों की ही तो वजह से, इनबैलेंस होता है आज की डेट में। बिल्कुल। और उसका कारण है सही प्रकार से नींद का ज्ञान ना होना। लोगों को पता नहीं है कब सोना है, कैसे सोना है, कितना सोना है नहीं सोना है, सोने से पहले क्या खाना है, सोकर जागने के बाद क्या खाना है। इसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। क्लियर? क्लियर सर। अब यदि किसी व्यक्ति को सोने से संबंधित रोग उत्पन्न हो या दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नींद लेनी सोने का ज्ञान तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि यह ज्ञान तो वही देगा ना जिस व्यक्ति के पास अच्छा ज्ञान हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कफ डोज वर्धक, ठीक करनी है। कफ वर्धक चीजों का निषेध करेंगे, उन्हें मना करेंगे। रोगी को उपवास कराएंगे, वमन, स्वेदन, नस्य कराएंगे। वमन यानी उल्टी, स्वेदन यानी पसीना लाना और नस्य यानी कफ निकालना। फिर आपने अभी ये क्यों बोला कि उसको कफ वाली चीजें खाने के लिए बंद करेंगे और ये सब चीजें कराएंगे? देखिए, जिसकी निद्रा अव्यवस्थित है उसमें कफ ही तो बनेगा। सर अव्यवस्थित है यानी कि वो बहुत सोता है तब? जी, ज्यादा सोने, देखिए अभी हमने पढ़ा था ना अकाल शयन से हानि क्या होती है। अकाल मतलब जो काल के विरुद्ध हो। अब जिस व्यक्ति को दिन में सोना है वो दिन में जाग रहा है, जिस व्यक्ति को रात को सोना है वो रात को देर रात तक जाग रहा है। उसकी वजह से जो बीमारियां लगती हैं वो इस तरीके की लगेंगी। ठीक है? कम सो रहा तब भी कफ बढ़ेगा, तब तो वात बढ़ेगा ना। अगर आप जाग रहे हैं तो वात बढ़ेगा, ये सर ज्यादा सो रहा तो कफ बढ़ेगा। ज्यादा सो रहे हैं तो कफ बढ़ेगा। तो आपको विपरीत व्यवस्था को अपनाना होगा। तो सर लेकिन पित्त में क्या करेगा? पित्त होता नहीं है सोने से। यस सर। हाँ, लेकिन सोने से, अधिक सोने से, ज्यादातर मैंने जो अभी आपको इंडिकेशन दिए कि मुंह होगा। आजकल देखिए माएं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन में बेवजह सोती हैं, मोबाइल का इस्तेमाल किया, सुबह देर से उठ रही हैं, तो मुंह बढ़ गया है। नोट किया है आपने? ये शरीर गर्म रहता है, बुखार जैसा रहता है,
जुकाम लगने की संभावना होती है, सिर में दर्द ज्यादा बना रहता है, सूजन होती है, जी मिचलाता है, रसवाही स्रोत ब्लॉक हो जाते हैं तो चर्बी चढ़ जाती है। आज लगभग 10 में से हर 9वीं स्त्री को, यानी 10 में से 9 स्त्रियों को थायराइड मिलेगा ही मिलेगा। हाइपोथायराइडिज्म वो गलत तरीके से सोने की वजह से पैदा हो रहा है। ठीक है, यस सर। यस सर, यस सर। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, इसको अपनी व्यवस्था को नियमित करना है, उपवास करना है, वमन करना है, पसीना लाने वाली क्रियाएं करनी है, नाक में तेल डाल के कफ को बाहर निकालना है या नस से लेना है। और अगर किसी व्यक्ति को अति निद्रा आती हो तो ऐसे व्यक्ति को तीक्ष्ण वमन करने चाहिए, तीखी चीजों से एकदम से एक्यूट कंडीशन के वमन कराने चाहिए। आंखों में सुरमा लगाना चाहिए, नस से लेना चाहिए, लंघन करना चाहिए, चिंता, मैथुन, शोक, भय और क्रोध करना चाहिए। ऐसा करने से कफ का नाश होता है, जिससे नींद भी कम हो जाएगी और जब कफ का नाश होगा तो जो अति निद्रा की स्थिति होती है वो भी बैलेंस हो जाती है। जब व्यक्ति को निद्रा का नाश होता है तो उसके शरीर में मसलने की पीड़ा, सिर में भारीपन, बार बार जभाई आना, आंखों में भारीपन, शरीर में जड़ता, खुशी नष्ट होना, चक्कर आना, आहार का ना पचना आदि वात विकार उत्पन्न होते हैं। क्लियर? यस सर। रात्रि में नियमित समय पर सो जाना चाहिए, इसे हम सातम्य निद्रा बोलते हैं। जिसे जितनी नींद आती है उतनी देर सोना चाहिए। कोई रात में, दोपहर में, कोई रात में 3 पहर में, कोई रात में 4 पहर में सोता है, वो वात पित्त कफ के अनुसार उसका शरीर स्वयं निर्धारण करता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को इसका आभास होता है और वो इसी के अनुसार अपनी जीवनचर्या का चयन करता है। और जो व्यक्ति पूरी रात को सोने के बाद भी अपनी नींद को प्रॉपर पूरा ना कर पाए, जो कि मैंने बताया कि जीवनी शक्ति का अभाव होता है, उसे सुबह प्रातःकाल हल्का भोजन करके जो बाकी बची हुई आधी नींद होती है वो पूरी कर लेनी चाहिए। तो खाना खा के वो सुबह सुबह सो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे जग गया, कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे जगा, तो अपना नित्य कर्म को निपटा के थोड़ा सा भोजन खाए, हल्का भोजन ले, और भोजन करने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद 10-15 मिनट आधा घंटा नींद ले ले। वो रात की नींद से कहीं ज्यादा बेटर नींद होती है और वात प्रकृति के व्यक्तियों की लगभग यही स्थिति होती है। क्लियर? क्लियर सर। अब व्यक्ति Yes, को sir. अपनी प्रकृति के अनुरूप पूरी नींद नहीं आती, वो व्यक्ति दूध, शराब, मांस, दही, पूरे शरीर पर तेल लगाना, उपटन लगाना, सिर में, कान में तेल डालना, आंखों में तर्पण करना, ऐसा व्यक्ति ये सब करके नींद को ला सकता है। यदि आप अपने मन के विकारों को किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं, उससे भी आपको नींद आसानी से आ जाती है। ठीक है, ये हमारा नींद का पूरा चैप्टर था। अब आपका कोई चीज नहीं समझ आई, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और सर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नींद आपके बहुत काम आएगी। हाँ जी अमोल जी बोलिए। नींद में बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए या जागना चाहिए। अमोल जी देखिए, दोनों ही बातें सही है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, वो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए निर्देश है। जो व्यक्ति रोगी है उस पर तो ये नियम लागू ही नहीं होगा।
क्या वो खड़ा हो पाएगा? नहीं, बताइए। अगर जल्दी सोए तो भी। भाई जल्दी सोएगा तो जल्दी नींद खुल जाएगी, पर क्या उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो बॉडी में कफ बनेगा? जी बराबर। हाँ। सर जब वैसे हम भी आज की सामान्य डेट इंसान में, की, एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट, जब हम सामान्य इंसान की बात करते हैं, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं, तो नियम है कि उसे सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन जब हम रोगी की बात करेंगे तो नींद उसके हिसाब से पूरी करनी होगी। वो चाहे खाना खाने के बाद पूरी करे, सुबह का नाश्ता करके पूरी करे, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें उसके शरीर को रिकवर कराना है। क्लियर अमोल जी? यस सर। तो ओके। 90% लोग तो रोगी ही होते हैं, या जो बिल्कुल। तीनों वात का फिट इम्बैलेंस होते ही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। चंचल जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं वही कह रही थी कि आज की डेट में किसी का सोने का टाइम नहीं है, तभी इनबैलेंस है। कोई रात को 10 बजे सोता है तो सुबह उठेगा कैसे ब्रह्म मुहूर्त में? कोई 8 बजे सोता है, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे। हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली सामान्य व्यक्ति के लिए है। सामान्य व्यक्ति कौन है? जो पूरी तरह स्वस्थ है, परिपुष्ट है। उस व्यक्ति के लिए नियम है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए। जो व्यक्ति पहले से ही रोगी है, उसके लिए अगर आपने सुबह उसको जगाना चालू किया तो उसका रोग बढ़ता चला जाएगा। तो और वैसे वात भी ये रोगियों उस में, टाइम बना था ना सर, ये नियम तो उस टाइम बना था जब लोग बाग सब रात को जल्दी सोते थे। उस टाइम का नियम है सर ये। हाँ, लेकिन ये नियम प्रकृति का नियम है, इसे बदलना नहीं चाहिए, चाहे समय कोई भी आ जाए। जी। आप ये देखिए, शाम को 6-7 बजे के बाद पेड़ पौधे हिलना बंद कर देते हैं। हम ये कहते हैं पौधे सो गए हैं। शाम सर को उनको छूने सूरज के लिए ढलने के मना बाद था। पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं। हम ये कहते हैं वो सो गए हैं। यानी जिस समय चंद्रमा का प्रभाव चालू होता है, जो राहु काल है, उसके बाद चंद्रमा का प्रभाव चालू होता है, उस समय व्यक्ति को खुद भी ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि उसे नींद आ जाए। यही हमने रात्रिचर्या में पढ़ा था। और 9-10 बजे मैक्सिमम, वैसे तो कायदा ये कहता है कि आप रात को 9 बजे तक सो जाइए, अपने आप आपकी आंख सुबह 3:30-4 बजे खुल जाएगी। कोई जगाने वाला नहीं चाहिए। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपका बॉडी सिस्टम बन जाएगा, और ये आपका बॉडी का नेचुरल सिस्टम होगा। आप इंटरनेट पे जाइए, सुजोग का बॉडी साइकिल देखिए, उसके रूल्स को फॉलो कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। क्लियर? यस सर। चंचल जी, ये सर। चलिए आज के लिए इतना ही है। आज तो सिर्फ हमने सर एक चीज पूछना था। बोलिए। सर ये मैंने अपने बेटे के लिए झंडू पंचारिस्ट चालू की है। देखिए, वो पहले आप फर्क समझिए पंचाशव और पंचारिष्ट। पंचाशव शरीर में मिठास पैदा करेगा, और पंचारिष्ट शरीर से मिठास को निकालेगा। बच्चों को पंचाशव दिए जाते हैं, पंचारिष्ट नहीं दिए जाते जब तक उनको बलगम इत्यादि की समस्या ना हो। पंचासव सर ये हाँ जी। जो झंडू पंचारिस्ट है, हाँ उसमें जी। तो क्लियर लिखा है कि वो खाने के बाद लेना है। आपका बच्चा कितना बड़ा है? अभी 19 साल का है। 19 साल का है, तो वो पित्त प्रकृति में आ गया है, या कफ प्रकृति में है, या वात में है? फिर प्रकृति में है। पित्त प्रकृति में है। खाना खाने के बाद उसका खाना डाइजेस्ट होता है या गैस बनाता है? गैस नहीं बनती है। तो उसको क्या दिक्कत आती है जो आप पंचारिष्ट दे रहे हैं? उसको दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है टॉयलेट। मोशन जाना पड़ता है। मोशन, हाँ मोशन। खाने इसका के मत, बाद तुरंत जाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि उसका डाइजेशन ठीक है, उसका एलिमिनेशन खराब है, तो पंचारिष्ट यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। आप बेवजह उसे पंचारिष्ट देके उसके शरीर की गतिविधियों को बाधित कर रहे हैं। तुरंत बंद कीजिए। तो 50-100 देना है। नहीं, पंचाशव भी नहीं देना और पंचारिष्ट भी नहीं देना। पंचाशव पंचारिष्ट अग्नि को मंद और तीव्र करने के लिए यूज किया जाता है। पंचाशव से अग्नि मंद होती है, और पंचारिष्ट से अग्नि को बढ़ाया जाता है। यहाँ पे उसको इससे संबंधित समस्या ही नहीं है, उसकी सर समस्या है मन का आना। हाँ जी चंचल जी। जी जी। सर डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम है, उनको डाइजेशन नहीं हो रहा खाना का। डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, उनको एलिमिनेशन की प्रॉब्लम है। सर एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि खाना शरीर से बाहर नहीं निकल रहा, जो वेस्टेज है शरीर से बाहर नहीं निकल रही है।
सर निकल रही है एक्स्ट्रा मोशन एक्स्ट्रा। मोशन तो बार बार जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक सूत्र दिया था यूरिन के मामले में कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा यूरिन आ रहा है तो उसके शरीर में सूजन है, याद है? यस सर। यस सर। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके शरीर में जो टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल रहा, जो वो पानी पी रहा है वो बाहर निकल रहा है। यस सर, वो रुका हुआ है टॉक्सिन। इसी तरीके से जो सूत्र आपका यूरिन पे लागू होता है वही मल पे भी लागू होगा, यानी मल में जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ जो आप खा रहे हैं वो खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद बाहर निकल जाता है। यस सर। तो यहाँ पर आप मोशन को रेगुलेट करेंगे, डाइजेशन को नहीं करेंगे। हम यही गलतियां करते हैं चिकित्सा के दौरान। सर फिर यस वो सर। मल को कैसे ठीक करेंगे? मल को ठीक करने के लिए जो पेट साफ करने की दवाइयां आती हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका इस्तेमाल करने के बाद पेट में ड्राइनेस आ जाती है, आंतों में ड्राइनेस आ जाती है, उसको नमी दे दीजिए, उसके बाद ब्रेक कर दीजिए। मुश्किल से 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। सर फिर वो तो हम मिश्री का पानी दे सकते हैं। नहीं, देखिए, कॉन्स्टिपेशन ड्राई, वात की कॉन्स्टिपेशन अलग होती है, पित्त की अलग होती है और कफ की अलग होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन किस प्रकार की आ रही है। तो तो सर यहाँ फिर ये पे हम, कौन सी है? हाँ, यहाँ पे हम मल का स्ट्रक्चर, मल की गंध, मल का रूप, ये सब उससे पूछेंगे। तो ये तो अभी बच्चे को पता ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नित्यम टैबलेट ले लीजिए। आधी गोली सुबह, सॉरी, आधी गोली दोपहर खाना खाने के 1 घंटे बाद सर गुनगुने आवाज पानी कट से रही है। 1 गिलास। हेलो। सर रिपीट कर दीजिए, आवाज कट रही है। हाँ, आधी गोली नित्यम टैबलेट दोपहर जी। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी से, और रात को आधी गोली 1 गिलास गुनगुने पानी से 3 से 5 दिन देनी है। 3 से 5 दिन के अंदर अंदर उसकी बॉडी वो जो टॉक्सिन्स निकाल रही है वो न्यूट्रल हो जाएंगे। उसके बाद गोली को बंद कर दीजिए। 3 दिन में गोली को आधा, अगली 3 या 4 डोज में दीजिए। उसके बाद गोली को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर देखिए उसके शरीर में क्या चेंजेस आए हैं और उसकी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है। देन आप झंडू पंचारिस्ट पंचासब जो भी आपको चुनना है फिर चुने। सर ये पेट साफ करने के लिए दिया आपने? हाँ जी, आंतें साफ करने के लिए, पेट साफ करने के लिए नहीं, आंतें साफ करने के लिए। तो उसमें अगर त्रिफला भी काम आएगा? त्रिफला काम आएगा, लेकिन त्रिफला खुश्क होता है, तो एकदम से त्रिफला देने की बजाय आप बेटर होगा नित्यम टैबलेट ले लीजिए। तो फिर नित्यम टैबलेट हाफ, दो टाइम 5 दिन पहले, फिर गैप 3 से देना है। 5 दिन, 5 दिन नहीं, फिर फिक्स 5 दिन नहीं, 3 से 5 दिन। कल अपने बेटे को आप दे रहे हैं, उससे बातचीत करिए, 3 दिन नोट ठीक। करिए, चौथे दिन उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। जी। 3 दिन में रेगुलेट कर देती है। अगर आप नित्यम टैबलेट यूज नहीं करना चाहते तो एक वो आता है, लिक्विड्स भी आते हैं आजकल लैक्टालूज वगैरह के नाम से, जी। आप वो भी सेम प्रोसीजर पे दे सकते हैं। 10 ml सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद और 10 ml रात को सोते समय। उससे भी मोशन खुल के आएगा 2-3 दिन में। इसमें शायद 5-7 दिन 10 दिन लग जाएंगे। नित्यम थोड़ा सा जल्दी काम कर देगी। ठीक है सर। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तब तक उसका मोशन ठीक हो चुका होगा। फिर देखिए कि उसको क्या समस्या आ रही है, गैस बन रही है, कफ बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आप पाचन की दवाइयां, झंडू पंचारिस, झंडू पंचासब, तब इनको चुनते हैं, लवण भास्कर तब चुनेंगे। यस सर। हाँ। और कोई सवाल? सर मेरा, बोलिए। तो जो आपने वात के लिए एक लवण भास्कर चूर्ण बताया था कि गैस ना बने, ये वात के लिए नहीं है, ये पाचन के लिए है। हाँ सर वही वात रोगियों के लिए हाँ सर एक गैस का चूर्ण देना कि बिल्कुल। डाइजेस्ट हो सके। और जी, एक सर आपने टैबलेट बताई थी, कौन सी? महा कुछ, सर वो तो मैं लिखी हुई है सर, माँ के नाम से अच्छा, माँ। महायोगराज गूगल। हाँ हाँ ये सर। और शायद एक और बताया होगा आपने कुछ। ये सर तो जो आप, आपने, हाँ सर मैंने लिखा हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी सर। मेरा एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जो वात दोष वालों को हम ये सब चीजें दें। एक बात बताइए, आप सुबह पराठा खाते हैं? सर अब मैंने जब से आपने बोला मैंने बंद कर दी। अच्छा, चावल खाते हैं?
तो चावल तो मैं बहुत कम, कभी कभी क्वांटिटी ना के सलाद बराबर ही खाते हैं? खाती। नहीं सर, प्याज सिर्फ। चलिए, प्याज का कोई साइड इफेक्ट है? नहीं। नहीं है। आपको मालूम है प्याज आपके शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाती है? तो प्याज नहीं खाना चाहिए किसी की बॉडी में, अगर दर्द है, सूजन है, तो फिर उसको प्याज नहीं, नहीं देखिए खाना मैं चाहिए। ये नहीं कहूंगा सर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ प्याज शरीर में सूजन को बढ़ाती है। ठीक है, अब सर प्याज यानी की हर साइड, एक चीज की साइड इफेक्ट है। बिल्कुल दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट ना हो। वो आपने अपनी शरीर की जरूरत के हिसाब से देखना है। तो ये जो सवाल है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, ये बिल्कुल बचकाना सवाल है। आपको पता है, इस अगर आप सुनिए, अगर आप इन किसी भी वस्तु के गुणों को जानते हैं, आप उससे औषधीय बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने लोगों को गोलगप्पे खिला के, समोसे खिला के, और आपका ये क्या नाम, चाय पिला के, और एक ये पेस्ट्री खिला के, चॉकलेट खिला के उपचार किया है। आप मानेंगे कि ये चीजें उपचारित कर सकती हैं? ये सब अब कर समझ आ गया? सकती तो है। आप ये जो पूछ रहे हैं कि इसका ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है आपका। आयुर्वेद नहीं ये एक्चुअली भी नहीं है। सब पहले यही पूछते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है नहीं है। चंचल जी, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनको उपचार की जरूरत नहीं है। जो लोग आपसे साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत लापरवाह है। अगर वो समझदार होते तो ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को छोड़ देने में ही भलाई है। ठीक है, और या फिर उनको समझाइए कि जब आप खाते हो तब आप सोचते हो कि ये क्या काम क्या कर रहा है। इतनी नॉलेज है उस व्यक्ति को? अगर नहीं है तो ये सवाल पूछने का हक उसका नहीं है। ये सब क्लियर? जी। क्लियर हाँ, सर। अमोल जी आप कुछ कह रहे थे? नो सर, क्लियर है। चल, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। मैं अभी बहुत जल्दी नेचर की ओर के ऊपर काम कर रहा हूँ, और नेचर की ओर में इसी कॉन्सेप्ट को लागू करने जा रहा हूँ। इसमें थेरेपी आएगी, जो मैंने बताई थी दिव्या जी करती हैं, DBRT। और इसमें जो है हम ये जीवन जीने की कला सीखेंगे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को डालेंगे। क्या आप लोग मेरा लेफ्ट राइट बनने के लिए तैयार हैं? ये सर। हाँ जी, बताइए। यस सर। अमोल जी, पेशेंट देख सकते हैं, बात सर कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जो मैंने अभी तक आपको सुनाया है, आप उसको जी लिखित रूप में ले आइए, उसके नोट्स बनाइए। फिर जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे, उसको कोरिलेट करिए। आपको समस्या लगे, मुझसे बात करिए। मैं आपको फिर उसका प्रॉपर जो प्रोसीजर है, जो साइकिल है, वो समझाऊंगा। और आप एक बार किसी स्थिति से निकलेंगे अपने हाथ से करके, तो वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। यस सर। ठीक है, वैसे मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ नेचर के और रेमेडीज के नाम से। पढ़ाने का काम लगभग लगभग मेरा शायद बंद ही हो जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि फिर वो लोगों को ये जानकारी नहीं दी जा सकती, और समझाना बहुत मुश्किल होता है, पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर लोग किस नजरिए से देख रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। तो हम लोग फिर थेरेपिस्ट के रूप में काम करेंगे। सर फिर वो जी सर। बातों से पकड़ेंगे ना सर, थेरेपिस्ट का मतलब तो वही उनकी बातों से पकड़ेंगे हम। हाँ, हम ऑनलाइन थेरेपी देने का काम करेंगे। हम्म। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे अपनी फोटो, अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख के भेज दीजिए। आपने क्या करा हुआ है, कौन सा कोर्स करा हुआ है, तो मैं अपनी वेबसाइट जो बनेगी उसमें आप लोगों की डिटेल भी डलवा दूंगा। जी सर, पर सर ऑनलाइन ही यानी होगा ना ये सब? कंसल्टेंसी, हाँ, सारा ऑनलाइन सर्विस होगी। हाँ जी अमोल जी। जी। यानी कंसल्टेंसी जैसे। हाँ, इसमें जो मैंने सोचा है वो ये है कि कंसल्टेंसी 500 की रहेगी, और 1500 की मेडिसिन रहेगी, 15 to 20 डेज की। लगभग 20 दिन की दवाई बनती है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा डाल लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तो 15 से 18 दिन, 20 दिन चलेगी। तो उसके अंदर हम यस सर। पूरा पूरा, हाँ, जो भी मेडिसिन उसको लगेगी, लगाने का तेल, खाने के पाउडर, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ, वो सारी चीजें उसी में इंक्लूड करके देंगे 1500 में। सर मैं रेडी हूँ ऑनलाइन के लिए तो तो बिल्कुल। बस अपना होमवर्क और अपने आप को मजबूत करिए, अपनी फोटो भेज दीजिए, मैं आपका भी नाम वगैरह साइट पे डलवा दूंगा। ठीक है? यस सर। यस सर। सर जो हमारी रिकॉर्डिंग्स मिली है सारी, हमें वो दोबारा से मतलब पढ़ के नोट्स तैयार करने हैं उनके। देखिए, आप इनको सुनिए,
इनके नोट्स तैयार कीजिए और जब आप खाली हैं तो कानों में लगा के लीड लगा के रखिए, इनको सुनते रहिए। आयुर्वेद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इजीली समझ नहीं आता, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो जब तक इसमें आपके पास कोई मेंटोर नहीं होगा, आप इसमें नहीं चल सकते, आप इसमें फंसोगे ही फंसोगे। फिर इसके बाद मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो बुक अपने पास रखना और जितना हो सके उस बुक को रीड करना। उसको रीड करने से धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, और वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएंगे। सर बुक्स रिकमेंड कर दे, इतने हम मंगा लेते हैं, आप बोलो तो। बताता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद करके हाँ बता। हाँ, ये सर कोई नहीं सर, कल बताने परसों